जी, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, जिसको हम प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं। सबसे बड़ा जो टास्क होता है एक वर्चुअल असिस्टेंट का, वो प्रोडक्ट हंटिंग है या प्रोडक्ट रिसर्च है। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च इज़ द सेम थिंग, ये एक ही चीज़ है, ये डिफरेंट नहीं है। इसमें आपको यूके में प्रोडक्ट हंटिंग के नाम से इसको कहा जाता है और जो अमेरिकन है वो प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। सो देयर इज नो डिफरेंस। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है और इसमें आज के सेशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन है, प्रोडक्ट रिसर्च क्या होती है, फिर रिसर्च और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद है जी कि प्रोडक्ट रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, आप कैसे, आपको कहाँ से प्रोडक्ट आइडियाज मिलेंगे, हाउ टू फाइंड द राइट प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगी, इसका बेसिक क्राइटेरिया, एडवांस क्राइटेरिया और कुछ सीक्रेट सॉस है इसकी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर स्टे अवे फीचर्स, किन प्रोडक्ट्स से हमें अवॉइड करना चाहिए, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं कि जिनको हमें अवॉइड करना है, जिनको हमें लॉन्च नहीं करना। कॉमन मिस्टेक्स वाइल प्रोडक्ट हंटिंग, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो एज अ न्यू सेलर कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पे नए सेलर्स करते हैं, और इस पे फाइनल थॉट हम डिस्कस करेंगे कि फाइनल थॉट्स क्या है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि अ विनिंग प्रोडक्ट is neither going to appear magically in front of you, nor nor is anyone ever going to put it on a plate for you. You will have to swim through the ocean of 500 plus million products, यानी 500 मिलियन से ज़्यादा products हैं on Amazon, and make an informed decision after diving in. Product hunting कोई ऐसा नहीं कि मैजिकली आपके सामने कोई प्रोडक्ट आ गई और आपने हंट किया, आपने कहा ये प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कामयाब हो गई, ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट हंटिंग एक बड़ा लेबरसम, एक बड़ा मेहनत तलब काम है, और जब आप मसलसल मेहनत करते हैं तो एक वक्त ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है जो वाकई आपके लिए प्रॉफिटेबल होती है। लेकिन इस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है कि आप उन तमाम स्टेप्स को अंडरस्टैंड करें जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट हंटिंग? प्रोडक्ट हंटिंग है क्या? प्रोडक्ट रिसर्च क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? Amazon product hunting or product research is all about analyzing current market trend to choose winning items, something that can generate high sale. आपने करना क्या है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिससे जिसकी अच्छी सेल्स आप कर सकें और जिससे आपको प्रॉफिट हो। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप एज अ सेलर प्रोडक्ट तो फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती या वो प्रोडक्ट की सेल नहीं होती। आप बड़े पैशनेट हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन यूजर, जो अमेजोन यूजर है, दे आर नॉट बाइंग दैट प्रोडक्ट। तो ऐसी गलती नहीं करनी, हमने ऐसी प्रोडक्ट फंड करनी है, ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो एक विनिंग प्रोडक्ट हो। विनिंग प्रोडक्ट का क्या मतलब है? कि जिसको लोग खरीद रहे हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जिसको आप भी बेच सकें और प्रॉफिट बना सके। इस ऐसी प्रोडक्ट को पहचानना, उसको हम प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हमने देखना है, क्राइटेरिया है, उसको हमने देखना है। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो वो हमारी एक आइडियल प्रोडक्ट होगी। व्हाट टू लुक फॉर इन एन अमेजोन प्रोडक्ट। अब अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपको देखना क्या है, किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट ठीक है? पहली बात, आप इस इमेज में देखिए, अ प्रोडक्ट यू आर श्योर इजंट सैचुरेटेड। एक ऐसी प्रोडक्ट आपने देखनी है जो सैचुरेटेड ना हो। सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब है कि बहुत सारे सेलर्स
ऑलरेडी इसको बेच ना रहे हो, बहुत सारे सेलर्स ना बेच रहे हैं। और अगर फॉर एग्जांपल ऑलरेडी कोई 15-20 सेलर्स बेच रहे हैं, आप भी अगर वही बेचना शुरू कर देंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम होगा, आपके लिए सेल करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राइवेट लेबल की कि आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। बात का होलसेल पे भी होता है, तो होलसेल में भी हमें सेम चीजें देखनी होती है कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट देखेंगे जो सैचुरेटेड नहीं है, जिसको बहुत ज्यादा सेलर नहीं बेच रहे, यानी जिसका बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, आपके पास स्पेस मौजूद है कि आप उसको बेच सकते हैं। ऐसी प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है। यानी आपने देखना है कि प्रोडक्ट यू आर श्योर इजंट सैचुरेटेड, ये देखना है, ये वेरीफाई करना है कि सैचुरेटेड प्रोडक्ट ना हो, कहीं मेरा पैसा जाया ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मेरी चीजें बिके ही ना। दूसरी बात, अ प्रोडक्ट विद इनफ डिमांड टू सपोर्ट योर सेल्स गोल। एक ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि जिसकी इतनी डिमांड हो, लोग उसको परचेज कर, यानी जिसका बायर मौजूद हो। यहां पे हमने देखा कि जिसके बहुत ज्यादा सेलर्स ना हो लेकिन उसके बहुत ज्यादा बायर्स हों, इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई अभी कम है, बेचने वाले कम हैं और खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो वो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं। अ प्रोडक्ट विद एनफ डिमांड टू सपोर्ट योर सेल्स गोल। जो आपने गोल सेट किया है कि आपने एक महीने में 500 आइटम्स जो है वो सेल करनी है, तो अगर उसकी डिमांड होगी तो फिर ही है ना। इसका मतलब है कि अगर उसकी डिमांड है कि उसमें जो ऑलरेडी लोग परचेज कर रहे हैं, वो कोई उसकी कोई 1000 यूनिट्स जो है वो बिक रहे हैं, 2000 या 5000 यूनिट्स जो है वो पर मंथ बिक रहे हैं और 2-3 लोग या 4 लोग उसको बेच रहे हैं, तो फिर आपको समझ आ रही है कि आप भी आसानी से 500 यूनिट बेच सकेंगे। लेकिन अगर पूरे महीने में जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं अमेज़न पे वो बिक ही 500 रही है, तो ऑलरेडी अगर 4 लोग बेच रहे हैं और उसकी सेल ही टोटल 500 है, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि 500 प्रोडक्ट मैं बेच लूंगा? हमें डिमांड को देखना होता है कि लोग डिमांड कितनी कर रहे हैं, ऑलरेडी कितनी बिक रही है। आप कोई नई डिमांड जनरेट फौरी तौर पे नहीं कर सकेंगे, वही डिमांड अभी आपके ऊपर डिवाइड होनी होती है। तीसरी चीज, अ प्रोडक्ट वेयर द कंपटीशन हैज डेफिशिएंसी, व्हाट यू कैन कैपिटलाइज ऑन। हमें ये देखना होता है, हमने रिसर्च करनी होती है कि जो लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उनसे कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। उनके रिव्यूज हमने देखने हैं कि जो रिव्यूज कस्टमर उनको दे रहे हैं वो उसमें नेगेटिव रिव्यूज उनको मिल रहे हैं। उनके रिव्यूज यानी सारे 5 स्टार नहीं है। अगर सारे 5 स्टार हो जाएंगे तो आपको 5 स्टार होने में टाइम लगेगा। आपने ये देखना है, रिसर्च करनी है कि ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको लोग खरीद रहे हों, जिसको लोग बेच भी रहे हों। ऐसा नहीं कि जिसका सैलरी कोई ना हो, जिसको लोग बेच रहे हों लेकिन बहुत ज्यादा लोग नहीं बेच रहे हों, खरीद बहुत ज्यादा लोग रहे हों, और उस प्रोडक्ट के जो रिव्यूज लोग दे रहे हैं उन प्रोडक्ट के रिव्यूज के अंदर आपने डिटेल से स्टडी करना है। आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी डेफिशिएंसी है कि जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग सेलर से खुश नहीं है। आपको यहाँ पे कैपिटलाइज करने का मौका मिल गया कि आपने क्या करना है, आपने उसी कमी को पूरा करना है। अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसके सेलर्स 2 4 5 हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, और जिसके बायर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, और जिसके रिव्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों के रिव्यूज़ नहीं हैं, और जो रिव्यूज़ हैं वो भी उसमें नेगेटिव रिव्यूज़ भी मौजूद हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव रिव्यूज़ मौजूद होंगे तो फिर आप कर सकते हैं, उसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। और अगर लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, दे आर वेरी मच हैप्पी, तो आपको उसको compete करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड है और आपने अभी काम शुरू करना है। इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम ये काम करते हैं कि हम सेलर्स की तादाद देखते हैं कि सेलर्स कितने हैं, बायर्स की तादाद देखते हैं कि बायर्स कितने हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों के रिव्यूज क्या हैं, इन चीज़ों को भी देखते हैं। तो जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो इन 3 चीज़ों का आपने खास तौर पे ख्याल करना है। व्हाट टू लुक फॉर इन एन अमेज़न प्रोडक्ट, आपने ये 3 चीज़ें देखनी। हाउ टू स्पॉट अ सैचुरेटेड मार्केट। पहला काम कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट सैचुरेटेड है कि नहीं।
ये पहला हमने चेक करना है। अब आपने क्या करना है, आपने ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मार्केट सैचुरेटेड है कि नहीं। अवॉइड प्रोडक्ट्स विद दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है हेडफोन, 5 स्टार, 4.5 स्टार, 4 स्टार, ये 3 स्टार्स। अब यहाँ पे देखिए 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार। सिमिलर प्रोडक्ट्स all selling tens or even hundreds of thousands of dollars monthly। ऐसी प्रोडक्ट्स आपने उसमें नहीं डाइव करना कि जिसकी बहुत ज़्यादा सेल हो और जिसको बहुत सारे लोग बेच रहे हो। बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, मैं भी उसको बेचूंगा जिसकी सेल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। तो आप याद रखिए कि नए सेलर के लिए ऐसी मार्केट के अंदर दाखिल होना मुश्किल होता है। सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट ऑल हैव थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज, यानी आप एक बेस्ट सेलर को compete करना चाह रहे हैं जिसके 5,000 6,000 रिव्यूज हैं, तो आपको 5,000 6,000 रिव्यूज लाने में 5-6 साल लग जाएंगे। आप उसको नहीं compete कर सकते। अभी मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि हमने क्राइटेरिया सेट करना है कि आप कितने रिव्यूज के ऊपर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि ये इसको मैं लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसा ना हो कि कितनी सेल होनी चाहिए, लिमिट है ना कि इस लिमिट से कम नहीं होनी चाहिए और इस लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा सेल हो रही है तो इसका मतलब है जो सेलर है वो बड़े डोमिनेंट है और ब्रांड जो है वो बड़े डोमिनेंट है, लोग उनसे बड़े खुश हैं, उनको compete करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हमें ऐसी मार्केट सर्च करनी है जिसमें जिसमें कंसिडरेबल सेल्स हो, चंद लोग बेच रहे हों और लोगों के रिव्यूज भी मुनासिब होने चाहिए। यानी आप ये समझ लें कि अगर हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसमें 100 से कम रिव्यूज हैं सेलर्स के, तो वो हमारे लिए आसानी के साथ हम वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब थाउजेंड्स में रिव्यूज होते हैं तो एक नए सेलर को उसको compete करना मुश्किल हो जाता है। एक तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। अब हम कहते हैं जी प्रोडक्ट तो बेशुमार प्रोडक्ट बिक रही है, हमें तो कोई भी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट के ऊपर जितनी रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च ना की तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे। और यही वजह है कि बाज़ लोग अपनी तरफ से प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, तो उनके लिए चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इससे पहले कि प्रोडक्ट रिसर्च हम सीखें, ज़रा उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लें कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, इट इज़ द ब्रेड एंड बटर ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस कामयाब करना है तो बेस यही है, ब्रेड एंड बटर, बेसिक चीज है कि आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एलिवेट द इशू ऑफ पोटेंशियली मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन ऑफ सोर्सिंग प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेंगे तो आपका वो इशू खत्म हो जाएगा, आपका वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि आपने कोई गलत प्रोडक्ट जो है वो सोर्स कर ली है। आप कोई किसी प्रोडक्ट को गलत नहीं करेंगे, आप जो भी प्रोडक्ट सोर्स करेंगे दैट वुड बी एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आपने बगैर सोचे समझे प्रोडक्ट खरीद ली, चाइना से आपने प्रोडक्ट सोर्स कर ली। जब चाइना से आपने प्रोडक्ट सोर्स कर ली, आपको बाद में पता चला कि यार ये तो एफबीए में मैंने भेज दी है, अमेजोन में मैंने भेज दी है, लेकिन वहां पे तो प्रोडक्ट बिक नहीं रही। आपको लाखों, मतलब लाखों का नुकसान हो जाए। क्योंकि अमेजोन पे प्रोडक्ट लॉन्च करना कोई आसान चीज नहीं है। अगर आप प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं तो आपको कोई 15-20 लाख रुपए में तो आप कम से कम यूके में कर सकेंगे, और 30-35 लाख रुपए में आप जो है वो यूएसए के अंदर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो जब आपने इतना पैसा लगाना है एज अ प्राइवेट लेबल आपने आना है, तो फिर अगर गलत डिसीजन हो गया तो आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। नेक्स्ट है, विदाउट प्रॉपर रिसर्च यू कुड रन द रिस्क ऑफ हैविंग प्रोडक्ट दैट एंड अप स्टक इन द इन्वेंटरी। अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च ना की तो आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी कि जो इन्वेंटरी में स्टक हो जाएंगी, जिनको आप सेल नहीं कर सकेंगे।
this would be again a very big issue. Spend considerable time here or you will fail. Decision आपका है, आप टाइम लगाएं प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा आपकी जो प्रोडक्ट के सक्सेस के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे। और जितना आप जल्दबाजी में कि जी वो प्रोडक्ट मुझे मिल गई है जी, मैं जल्दी से प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, उतना ज्यादा आपके लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, आप उसको नहीं अच्छे तरीके से लॉन्च कर सकेंगे और बिजनेस आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। आप प्रोडक्ट लॉन्च भी कर लेंगे, सारा कुछ होगा, अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। तो रिसर्च का रिजल्ट ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहे, तो उसका जो बेहतरीन तरीका है वो यही तरीका है कि आप उसमें टाइम स्पेंड करें। जी, तो ये हो गया प्रोडक्ट रिसर्च की इम्पोर्टेंस के बारे में। हमने कहा कि प्रोडक्ट रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर हमने बात की। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें प्रोडक्ट आइडियाज मिलेंगे कहाँ से, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज अमेजोन पे बिक रही है और कौन सी चीज अमेजोन पे नहीं बिक रही। इसके लिए हम कहाँ से हमें टूल्स मिलेंगे, कहाँ से हमें पता चलेगा कि ये वाकई इसकी अच्छी सेल है, इसको बेचने वाले कितने हैं, ये सारी चीजें हमने देखनी है। और इसके लिए जो तरीकेकार हैं ये सारे मैं अभी आपको बताऊंगा, इनमें से कुछ जो है हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे अमेजोन बेस्ट सेलर लिस्ट है, आप अमेजोन पे जाएं, उसकी बेस्ट सेलर लिस्ट पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो बेस्ट सेलर्स हैं वो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि इनकी डिमांड ज़्यादा है। कीवर्ड टूल्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करके, जिस तरह गूगल का जो है वो गूगल कीवर्ड प्लानर है, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अमेजोन के अंदर भी जो है वो टूल्स हैं, वो मैं पेड टूल्स भी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ पेड टूल हैं जिसमें हीलियम है, हीलियम 10 है, जिसके ऊपर आज मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और जंगल स्काउट है, वायरल लॉन्च है। इस तरह बेशुमार पेड टूल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। alibaba.com पे जाकर भी आप कर सकते हैं। alibaba.com बेसिकली एक सोर्सिंग आप समझ लीजिए कि साइट है, एक ऐसी साइट है जहां पे आप बल्क में चीजें परचेज कर सकते हैं। तो वहां से भी आप कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग है कि आप उस पर देखें कि वहां पे क्या कौन सी चीजें जो है वो लोग खरीद रहे हैं। अगर लोग वहां से खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है बेच अमेजोन पे रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं, ये भी एक तरीका कार है। फ्रॉम कस्टमर्स, आप कस्टमर्स के जरिए भी फीडबैक ले सकते हैं। कंपेटिटर को देख सकते हैं कि आपके कंपेटिटर कौन कौन सी चीजें बेच रहे हैं। इसी तरह दूसरे प्लेटफॉर्म है, जिस तरह ईबे है, रेडिट है, ऑल टॉप है, फ्लिपा है, डील्स वेबसाइट्स हैं। तो ये सारे तरीके आप इस्तेमाल करके आप प्रोडक्ट के आइडियाज ले सकते हैं। आमतौर पे जो सेलर्स हैं वो क्या गलती करते हैं कि वो सिर्फ पेड टूल के ऊपर रहते हैं और बाकी जो तरीके हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते। समटाइम पेड टूल उस तरह से आपको प्रॉपर वो नहीं फीडबैक दे पाते, तो आपको गलत प्रोडक्ट आप चूज कर लेते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप वेरीफाई कर सकें कि उनकी सेल्स क्या है। उसकी सेल्स को जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपके लिए समटाइम चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सी प्रोडक्ट जो है उसकी क्या डिमांड है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि हाउ टू फाइंड अ विनिंग प्रोडक्ट। एक विनिंग प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? विनिंग प्रोडक्ट का मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट होगी, ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में यू आर श्योर कि इसकी अच्छी सेल्स होगी और इसके बारे में आपको पता है कि जब आप ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप जो है वो एक अच्छा बिजनेस बना सकते हैं। तो इसके लिए क्राइटेरिया को 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। एक है बेसिक क्राइटेरिया, एक एडवांस क्राइटेरिया है, और एक सीक्रेट सॉस है। सीक्रेट सॉस का मतलब है कि ये खास टेक्निक्स हैं जिनके जरिए आप वैलिडेट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को कि ये प्रोडक्ट जो है वो एक विनिंग प्रोडक्ट है। बेसिक क्राइटेरिया, 4 चीजें बेसिक, जब आपने किसी भी चीज को देखना है तो 4 चीजों पे आपने देखना है। पहली बात, आपने चेक करना है कि जो प्रोडक्ट मैं बेचने जा रहा हूं, क्या वो प्रोडक्ट शिपेबल है या नहीं है। अब शिपेबल होने या ना होने से क्या मुराद है कि अगर एक प्रोडक्ट बहुत बल्की प्रोडक्ट है, तो जब आप चाइना से
अगर आप यूएसए की मार्केट में बेचना चाह रहे हैं तो चाइना से जब आप यूएसए भेजेंगे तो उसका फ्रेट चार्जेस आएंगे, डेफिनेटली वो कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा होगी। अगर वो चीज बहुत बड़ी है जिसकी डायमेंशंस, दो चीजें हमने देखनी होती हैं जब हम शिपेबिलिटी को चेक करते हैं। तो एक तो उसका वजन चेक करते हैं कि उसका वेट क्या है। अगर उसका वेट कम है तो आप बाय एयर उसको भेज सकते हैं, और अगर उसका वेट ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली बाय शिप आप उसको जो है वो बाय सी भेजेंगे। और जब आप सी के थ्रू भेजेंगे तो एक तो आपको टाइम लग जाएगा, 3-4 महीने जो है वो लग जाते हैं। जो हालात अभी चल रहे हैं कि आपकी जो इन्वेंटरी है वो एफबीए में पहुंचे। पहली चीज जो आपने चेक करनी है, क्योंकि आपने एज अ न्यू सेलर काम करना है, तो आपने प्रोडक्ट वो लॉन्च करनी है जो शिपेबल हो। शिपेबल का मकसद क्या है कि जिसका वजन भी बहुत ज्यादा ना हो और जिसकी डायमेंशंस भी बहुत ज्यादा ना हो। डायमेंशंस का मतलब है कि उसकी जो मेजरमेंट्स है वो ये ना हो कि प्रोडक्ट की जो है वेट तो कम है लेकिन वो जगह बहुत ज्यादा घेर रहे। जैसे फर्नीचर आप बेचना शुरू कर देते हैं, आप फर्नीचर हो सकता है क्योंकि आप प्लास्टिक का फर्नीचर बेचना शुरू कर दें। प्लास्टिक का फर्नीचर वजन तो उसका कम होगा लेकिन वो जगह ज्यादा लेगा, डेफिनेटली उसकी पैकिंग तो वो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, वो शिपेबल नहीं है। उसके बरअक्स अगर आप देखें, अगर आप वाटर बोतल को देखें तो वाटर बोतल आप प्लास्टिक की बेचना चाहते हैं तो यस दैट इज शिपेबल। उसकी जो वाटर बोतल जो है वो कितना होगा, मेरा ख्याल बड़ा वजन होगा तो उसका शायद एक मतलब जो है वो ग्राम्स में होगा, किलोग्राम भी नहीं होगा, ग्राम्स होगा। यानी 200 ग्राम्स या 250 ग्राम की एक बोतल होती है। और उसकी पैकिंग में भी देखें तो अगर एक कार्टन के अंदर आप उसको पैक करना चाहें तो शायद उसमें जो है वो 20-25 बोतलें उसमें आप पैक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने पहला जो क्राइटेरिया है वो देखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो शिपेबल होनी चाहिए। शिपेबल में दो चीजें चेक कर लें, ना तो उसका बहुत ज्यादा वजन होना चाहिए और ना वो बहुत ज्यादा जगह घेरे के, यानी पैकिंग के अंदर जो है वो काफी ज्यादा वो अगर जगह घेर लेगी तो उसमें दोनों जगह पे नुकसान होगा। जब फ्रेट पड़ेगा, जब आपने ट्रैवल उसको कराना है, जब आपने उसको उसकी जितनी ट्रांसपोर्टेशन होनी है वो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। और फिर जब अमेज़न के वेयर हाउस में आपने भेजना है, वहां पे अमेज़न भी उसके चार्जेस लेता है, वहां पे भी जितनी स्पेस उसने ली उसकी उतनी कॉस्ट उसको पड़ेगी। तो पहला जो क्राइटेरिया में जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि आपकी प्रोडक्ट शिपेबल होनी चाहिए, ना तो वो उसका वजन, यानी आप ये समझ लें कि 5 पाउंड से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, वजन उसका 5 पाउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसकी जो मेजरमेंट है, यानी किसी भी साइड से कार्टन जो है वो 18 इंच से ज्यादा बड़ा कार्टन ना होता हो, ये एक स्टैंडर्ड है, इसको आप कर सकते हैं। तो जब इस चीज को देख लेंगे तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई ये जो प्रोडक्ट है ये इसका वजन जो है वो मतलब 3 पाउंड अगर कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर 5 से नीचे नीचे होगा तो दैट इज शिपेबल। और उसकी जो डायमेंशंस हैं वो कहीं से भी 1.5 फुट से, पैकिंग भी 1.5 फुट से ज्यादा कहीं पे भी नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब है कि दैट इज शिपेबल। दूसरी चीज जो आपने चेक करनी है वो है सोर्सेबल। सोर्सेबल का क्या मतलब है कि आप उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर सकते हैं। अब सोर्सिंग क्या होती है? सोर्सिंग का मतलब है कि आप किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे। अगर आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके प्रोडक्ट फाइनल नहीं कर सकते कि जी वो प्रोडक्ट के सेलर भी कम है, उस प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा है, उसके सेलर कम है, डिमांड ज्यादा है और उसमें लोगों के रिव्यूज भी बहुत अच्छे नहीं है। ये तीन चीजें मैंने बेसिक बताई ना आपको कि अगर आपने किसी चीज की प्रोडक्ट की वायबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले ये तीन चीजें चेक कर लें। अगर वो तीन चीजें हैं तो ये नहीं कि आप फौरी तौर पे वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। फिर आपने सोर्सिंग चेक करनी है। आप पाकिस्तान से बिजनेस कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है जो मैं बेचने जा रहा हूं, जिसको हमने चेक कर लिया कि जिसकी हमने प्राइस देखी कि जी ये प्राइस जो है वो एक ऐसी है जैसे हमने कहा जी कि ये प्राइस मुझे ये $20 में बिक रही है। अब $20 में अगर बिक रही है तो मुझे ये चेक करना है कि ये बॉटल जो है, वाटर बॉटल जो है, क्या मैं पाकिस्तान से सोर्स कर सकता हूँ? पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरर हैं इसके, आपने इसको चेक किया, आपने कांटेक्ट किया तो मैन्युफैक्चरर आपको पाकिस्तान से नहीं मिला। आपने अब क्या किया, alibaba.com पे चले गए
और चाइना से आपने उसकी सोर्सेबिलिटी चेक करनी है। और ये सोर्सिंग का बहुत एक आप समझ लें कि एक अलग पूरा एक चैप्टर है, इसके ऊपर हम सेशन रखेंगे, काफ़ी डिटेल सेशन होगा हमारा, इसकी हम सोर्सेबिलिटी चेक करेंगे। और अगर हमें अच्छा मैन्युफैक्चरर मिल जाता है, अच्छा वेंडर मिल जाता है, जो हमें ये बोतल $5 में डिलीवर कर देता है, वो कहता है जी इसकी जो अमेज़न तक पहुँचने तक की जो पर आइटम जो कॉस्ट आएगी वो $5 आएगी। तो इट्स गुड। अब आपको पता है कि यार $5 में मुझे मिल रही है और इतनी देर में उसका डिलीवरी टाइम है, उस डिलीवरी टाइम के अंदर ये मुझे चीज़ें मिल भी जाएँगी और अभी जो है वो मतलब कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं है। आपने उस सेलर को भी वेरीफाई कर लिया कि वो वेरिफाइड है और कोई किसी किस्म का स्कैम आपको नहीं लग रहा और आपको आपने कंफर्म कर लिया कि इसको मैं परचेज कर सकता हूँ और ये परचेज कर मुझे आसानी से मिल सकती है। तो इसका मतलब है सोर्सिंग वाला मैटर भी आपने चेक कर लिया कि ये सोर्सेबल है। आप कहते हैं जी ठीक है, दूसरा बेसिक क्राइटेरिया पूरा हो गया है कि ये सोर्सेबल है, इसको आसानी से सोर्स किया जा सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका अमेज़न के ऊपर 1 या 2 सेलर्स होते हैं। अब आप खुश होंगे कि यार इसमें कंपटीशन नहीं है, लोग डिमांड कर रहे हैं उसकी, लेकिन 1-2 सेलर्स हैं। लोग बेचना चाह रहे हैं लेकिन इसलिए नहीं बेच पा रहे कि उसको सोर्स नहीं किया जा सकता आसानी के साथ। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट्स कोई देख लेंगे कि जिसको आप आसानी के साथ सोर्स नहीं कर सकते, तो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा उसको मैनेज करना। ये आपने दूसरा जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्ट सोर्सेबल होनी चाहिए। तीसरी जो चीज़ है सीज़नैलिटी, प्रोडक्ट आपकी सीज़नल नहीं होनी चाहिए। अब सीज़नल होने से क्या मुराद है? सीज़नल होने से मुराद ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जो एक ख़ास सीज़न के अंदर उसकी सेल आसमान को छू रही होती है और जब वो सीज़न गुज़र जाता है, तो पूरा साल उसकी सेल नहीं होती। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्रिसमस सीज़न है, वैलेंटाइन है, इसी तरह ईस्टर सीज़न है, मुख्तलिफ सीज़न है। आप यूएसए के अंदर बेच रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर डिफरेंट सीज़न्स क्या हैं और डिफरेंट सीज़न्स के अंदर कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम क्रिसमस की बात करते हैं, तो हम कहते हैं जी हमने क्रिसमस ट्री बेचने हैं। अब क्रिसमस ट्री एक तो दरख्त है ना, दूसरा ये है कि ऐसे प्लास्टिक के क्रिसमस ट्रीज़ होते हैं कि जिनको आप जॉइन करके जिनको आप असेंबल करके एक बड़ा ट्री बना सकते हैं, लेकिन पैकिंग में ऑब्वियसली वो छोटे बॉक्स के अंदर जो है वो आ जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड होती है कि मतलब पूरा पाकिस्तान भी अगर क्रिसमस ट्री बेचना शुरू कर दे, तो यूएसए के अंदर क्रिसमस ट्री की डिमांड को ही पूरा नहीं किया जा सकता। इतनी ज़्यादा मतलब आप समझ लें कि डिमांड होती है, लेकिन डिमांड होती कब है? नवंबर और दिसंबर। और जैसे 25 दिसंबर गुजर गया, क्रिसमस का सीजन गुजर गया, किसी ने भी क्रिसमस ट्री नहीं खरीदना। और फिर क्या होगा? आपको फिर 10 महीने वेट करना पड़ेगा और 10 महीने के अंदर आपको लॉजिस्टिक्स इतनी महंगी पड़ जाएंगी, एफबीए के एक्सपेंसेस उसकी फीसें इतनी ज़्यादा पड़ जाएंगी कि आपने जितना कमाया होगा उसका डबल नुकसान हो जाएगा। जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर लोग काम करते हैं, आप उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन जो सीजनल प्रोडक्ट्स हैं उसकी अगर प्लानिंग करके करें, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सीजनल प्रोडक्ट्स में बिजनेस करते हैं, जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है, तो कुछ लोगों ने प्लान किया है कि उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट्स बेचनी है जो क्रिसमस पे बिकेंगी और उन्होंने उतनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जी कि मैंने क्रिसमस डेकोरेशन बेचनी है, मुझे पता है, मैंने वेरीफाई किया कि क्रिसमस की डेकोरेशन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लोग कब खरीदना शुरू करते हैं? नवंबर में खरीदना शुरू कर देते हैं और दिसंबर के 3rd वीक तक इसकी सेल जो है वो पीक पे जो है वो जा रही होती है, यानी अब 20 दिसंबर तक लगा लें। अब मैंने प्लान करके अगर मैं इन्वेंटरी इतनी लेता हूँ, मैं सारा प्रोसेस करता हूँ कि मेरी जो इन्वेंटरी है वो नवंबर के 1st वीक में एफबीए में पहुंच जाए और मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए नवंबर में। अब अगर नवंबर में मेरी प्रोडक्ट लॉन्च है, जैसे उसकी डिमांड बढ़ी, मैंने बेचना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे पता है कि ये जो मेरी प्रोडक्ट है वो दिसंबर 20 तक जिस तरह की सेल चल रही है, मेरा 500 आइटम्स बिक जाएंगी।
और मैंने वो डेकोरेशन की 500 आइटम जो है वो दिसंबर तक बेच दी। अब मेरा स्टॉक खत्म हो गया, मैंने अच्छा खासा उससे प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन ये सीजनैलिटी को मैंने चेक किया और मैंने जानते हुए कि ये प्रोडक्ट सीजनल है, मैंने उस प्रोडक्ट की उतनी क्वांटिटी खरीदी थी, उतनी आइटम्स खरीदी थी जितना मुझे पता था कि ये दिसंबर 20 तक यानी क्रिसमस से पहले-पहले तक ये बिक जाएगी। अब अगर 2, 4, 5, 10 चीजें बच भी गई तो वो शायद आप गिफ्ट कर सकते हैं या जैसे भी उसको मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने 5000 आइटम्स जो है वो प्रोडक्ट्स की ले ली और सीजन में आपकी 500 बिक गई और 4500 आइटम आपकी पड़ी रही, तो वो तो आपकी जान को पड़ जाएंगी, वो तो आपके पल्ले पड़ गई, वो तो आपका बिजनेस जो है वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आपने देखना है कि आपने उस प्रोडक्ट की सीजनैलिटी को वेरीफाई करना होता है। इसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं, अभी मैं आपको वो टूल्स इस्तेमाल करना भी बताऊंगा कि कैसे आप सीजनैलिटी चेक कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो बाकी फैक्टर्स चेक कर सकते हैं, ये सारे आपको चेक करने हैं। चौथा बेसिक क्राइटेरिया वो है प्राइस। प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि जिसको जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ना हो। यानी आप ये समझें कि $15 से $40 की अगर यूएसए में आप बेच रहे हैं तो $15 से $40 के दरमियान की अगर प्रोडक्ट है तो आसानी से बंदा ये रिस्क ले सकता है कि नए सेलर से खरीदने की। वैसे तो 50 से मतलब आप समझ लें कि 25 से 75 तक भी जो है वो सम टाइम लोग रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर आइडियली बात करें तो आपने एज अ न्यू सेलर देखना है कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट खरीदनी है कि जो $15 से लेके $40 के दरमियान जिसकी प्राइस हो। अगर प्राइस $15 से कम है तो मुझे उसको नहीं बेचना चाहिए। क्यों नहीं बेचना चाहिए? क्योंकि मुझे उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा मेरे पास। और अगर प्राइस $40 से ज्यादा है तो मैं नया सेलर हूं, लोग शायद मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इतनी मुझसे चीजें नहीं खरीदेंगे। तो इस चीज को हमने देखना है कि जो प्रोडक्ट्स आप बेचने जा रहे हैं वो उसकी प्राइस क्या है और उसकी प्राइस को आपने सामने रखते हुए, चीजों को देखते हुए फिर आपने चीजों को डिसाइड करना है कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो बेसिक क्राइटेरिया के अंदर है। इस बेसिक क्राइटेरिया को आपने चेक करना है, इसको देखना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो शिपेबल है, सोर्सेबल है, सीजनैलिटी नहीं है और प्राइस रेंज भी उसकी $15 से $40 के दरमियान है, $40 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने चेक कर लिया कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बेसिक क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है। अब आगे आ जाएं, डिटेल इसकी जो मैंने बताई थी वो यहाँ पे थोड़ी डिटेल के साथ है कि प्रोडक्ट आपकी ड्यूरेबल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, नॉट ओवरसाइज्ड, फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए, वेट लेस देन 1 पाउंड होना चाहिए, डायमेंशंस नॉट मोर देन 18 इंचेस इन एनी साइड। अब ये तो आइडियल है ना कि आपकी अगर 1 पाउंड से कम है तो वो तो कमाल चीज है, पहली प्रोडक्ट को तो 1 पाउंड से कम रखें। ड्यूरेबिलिटी आप चेक कर लें, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि ये ना हो कि शिपमेंट के दौरान जो है वो उसके को पुर्जे हिल जाएं और वो फंक्शनल ना हो तो आपको नेगेटिव रिव्यू मिलेंगे, आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। टूटने वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। ओवर साइज का क्या मतलब है कि जैसे स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज जिसको आप कहते हैं ओवर साइज कहते हैं। ओवर साइज ऐसी होती है कि जिसको जो ज्यादा जगह घेरती है, जो 18 इंच से ज्यादा कुछ की कोई भी साइड अगर हो तो ओवर साइज में चली जाती है। फ्रेजाइल नहीं होनी चाहिए, शीशे की चीजें नहीं होनी चाहिए, टूट जाएंगी। वेट लेस देन 1 पाउंड, अगर आइडियल चीज है कि अगर लेस देन 1 पाउंड उसका वेट है तो वो जबरदस्त है। उसके बाद है जी डायमेंशन नॉट मोर देन 18 इंचेस इन एनी साइड, किसी भी साइड पे 18 इंच से ज्यादा उसकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। सोर्सेबल, दूसरी जो बात हमने डिस्कस की थी, सोर्सेबिलिटी। यू शुड बी एबल टू बाय दीज प्रोडक्ट्स ऑन एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। सबसे पहले आप अलीबाबा पे चेक करें कि आपके वहां पे जो है वो मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा, वेंडर्स मिल जाएगा। सोर्स इन योर कंट्री, अपने मुल्क में देखें, पाकिस्तान में देखें कि क्या आपको पाकिस्तान से जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं या वो पाकिस्तान से आपको मिल सकती है, किस रेट पे मिल सकती है आसानी के साथ। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। अदर सिमिलर डायरेक्टरीज, और भी बेशुमार डायरेक्टरीज हैं जिनसे आप चीज़ें खरीद सकते हैं, सिर्फ अलीबाबा नहीं है, और भी चीज़ें हैं।
सीजनैलिटी का भी मैंने आपको बता दिया कि सीजनैलिटी आप चेक कर लें, अवॉइड सीजनल प्रोडक्ट्स, योर प्रोडक्ट शुड ब्रिंग इन ईयर राउंड सेल्स। प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो पूरा साल बिकने वाली, पूरा साल बिकने वाली प्रोडक्ट ही प्रॉफिट देती है। अगर 2 महीने में उसने पीक पे जाना है, 10 महीने नहीं बिकना, तो ऐसी प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है। प्लान करके सीजनल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, लेकिन विदाउट प्लानिंग अप सीजनल प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते, उसमें नुकसान होता है आपका बहुत। प्राइस, प्राइस ये है जी कि अगर आप यूके मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं तो 15 से 30 पाउंड्स के दरमियान प्राइस होनी चाहिए, सेफ जोन यही है। और अगर यूएसए में है तो $15 से $50, 40 आइडियल है, लेकिन अगर $50 तक भी उसकी प्राइस है तो आप उसको आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। लोग $50 तक जो है वो नए सेलर से रिस्क ले लेते हैं, और अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस देंगे तो आपको अच्छे रिव्यूज मिल सकते हैं, आप आसानी के साथ एक अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें जरा एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल 1 है, अ प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ अबाउट $25, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस आपने अमेजोन पे देखा $25 है, कैन बी इजीली सोर्स फ्रॉम चाइना फॉर अबाउट से $5। $5 की चाइना से आपने चेक किया कि वो आपको चीज मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की चीज मिल रही है। फॉर सोर्सिंग 500 प्रोडक्ट्स इट वुड रिक्वायर अबाउट $5,000। अगर आपने 500 आइटम्स लेनी है तो अगर वो आपको शिपमेंट डाल के, हर चीज डाल के 5 $5 की दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? $5,000। अब $5,000 है, पहला आपका प्रोजेक्ट है, लुक इजी, ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा है। आपको आसान लग रहा है कि भाई $5,000 में आपकी प्रोडक्ट एक आप उसको सोर्स कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दिस इज नॉट द ओनली एक्सपेंस। जब आप नए सेलर के तौर पे जाते हैं तो आपको आपके और भी एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन मेजर अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो मेजर तो प्रोडक्ट का और उसकी फ्रेट का यही एक्सपेंस है। बाकी एक्सपेंस तो आप समझ लीजिए कि इतने ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो के हैं, लेकिन जब पहली दफ़ा आपने ब्रांड लॉन्च करना है तो हो सकता है आपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाना हो, उसको पेटेंट करवाना हो, आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, और चीज़ें करनी है, उसके लेबल तैयार करवाने हैं, उसकी पैकेजिंग करानी है, एक्सपेंसेस होते हैं और भी। लेकिन अगर जस्ट फॉर अ सिंपल कैलकुलेशन कि अगर ऐसी प्रोडक्ट है जो $25 की बिक रही है, $25 आपकी रेंज में है, आपको पता है कि यार मेरी रेंज है 15 से $50, तो $25 की चीज बिक रही है तो इसका मतलब है कि ये तो जबरदस्त चीज है। $5 की आपको मिल रही है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, क्योंकि अभी बेशुमार एक्सपेंसेस हैं। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि अमेज़न की फ़ीस भी अच्छी खासी होती है। वो मुख्तलिफ मद में आपसे फ़ीसें लेता है। उस उन फ़ीसों को भी अभी हमने डिटेल से मज़ीद डिस्कस करना है। और 500 अगर आपने इन्वेंटरी 500 से कम क्या लेंगे? 500 अगर आपने खरीदी तो $5,000 तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि एक नए सेलर के लिए आसानी है कि वो $5,000 का रिस्क ले सकता है, आसान लगता है। दूसरी तरफ देखिए एग्जाम्पल 2 है, अ प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ अबाउट $100, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो $100 की बिक रही है, कैन बी इजीली सोर्स फ्रॉम चाइना फॉर अबाउट से $25। चाइना से आसानी के साथ उसको $25 में आप परचेज कर सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन तो मतलब अच्छा खासा है। $25 में आपकी वो चीज मिल रही है, $100 में बिक रही है, भाई आप अगर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि फॉर सोर्सिंग 500 प्रोडक्ट्स इट वुड रिक्वायर अबाउट 12,500, $12,500, यानी $12,500 रुपया कह रहा हूँ, $12,500 आपको चाहिए उन प्रोडक्ट को सिर्फ सोर्स करने के लिए। और ये अभी एक इन्वेंटरी है। अभी आपने जब ये चले जाना है तो दूसरी इन्वेंटरी के भी पैसे आपने अरेंज करने हैं, और वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब ये 500 बिक भी जाएगा तो फौरी तौर पे अमेज़न ने आपको पैसे रिलीज नहीं कर देने। आप समझ लें कि अगर पहली आपकी इन्वेंटरी 500 की $12,500 की है, तो $12,500 और आपके पास होना चाहिए कि दूसरी इन्वेंटरी आप ऑर्डर कर सकें। और दूसरी इन्वेंटरी इन्वेंटरी तो आपकी फैली होती है। आपकी एक इन्वेंटरी अमेज़न में पड़ी हुई है, एक इन्वेंटरी बाय अगर सी भेज रहे हैं तो वहाँ पे है, तीसरी जो है उसका आपने ऑर्डर दिया हुआ है। तो 3 जगह पे आपके पैसे जो है वो फँसे होते हैं। आपने $12,500 की
जो इन्वेंटरी है वो आपने एफबीए में पहुंचा दी, $12,500 की इन्वेंटरी आपकी जो है वो समंदर के जरिए आ रही है $25,000, और जो तीसरी इन्वेंटरी आपकी हो रही है उस पर भी कोई 30% तो एडवांस आपने दिया होगा ना, तो ये कम से कम जो है वो $30-35,000 आपका लग जाएगा, अगर तो आपके पास पैसा है। तो फिर तो कोई मसला नहीं है आपके लिए, इनिशियल कॉस्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है और बड़े लेवल पे आप काम कर सकते हैं। लेकिन एज अ न्यू सेलर आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बेचें जो $100 की बिक रही है। आप $50 से ऊपर वाली प्रोडक्ट पे ना जाइए, ये क्वाइट सेफ होता है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस सेलर बन गए हैं, तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, फिर आप इन चीज़ों को आसानी के साथ मैनेज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप आसानी के साथ कॉम्प्रीहेंड कर सकें कि वाई इट इज़ सो कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो $15 से $40-50 के दरमियान होनी चाहिए। उसकी लॉजिक क्या है? उसकी लॉजिक मैंने आपको ये एक्सप्लेन की है कि आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि इनिशियल कॉस्ट आपकी कितनी है और किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास को $50,000 है लगाने को, तो फिर तो भाई $100 वाली भी प्रोडक्ट आप लगा दें, आप आसानी से मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरे पास मेरा बजट कंजर्वेटिव बजट है, तो फिर आपको ऐसी प्राइस देखनी चाहिए जो पहली एग्जांपल दी है, जिसमें $25 की चीज़ बिक रही है और आपको अगर $5,000 की एक इन्वेंट्री है, तो 3 इन्वेंट्रीज के पैसे भी लगाएं तो $15,000 है। 15,000, और अगर $20,000 आपके पास है, तो आप आसानी के साथ ये बिजनेस मैनेज कर सकते हैं। और अगर इतनी महंगी प्रोडक्ट है, तो फिर आपको कम से कम जो है वो आप ये समझ लीजिए कि कोई 40 से $50,000 आपकी जेब में होना चाहिए इस तरह की प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। अब हम देखते हैं जी, बेसिक क्राइटेरिया हमने देख लिया, 4 चीजें आपने देख ली कि प्रोडक्ट जो है वो पहले हमने देखा कि शिपेबल होनी चाहिए, दूसरी हमने देखा सोर्सेबल होनी चाहिए, तीसरा हमने उसको देखा कि उसकी जो प्राइस रेंज है वो क्या होनी चाहिए, और एक जो पॉइंट है वो है सीजनैलिटी, हमने चेक की कि प्रोडक्ट सीजनल नहीं होनी चाहिए, और अगर सीजनल को प्लान करके चलें तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। नेक्स्ट फिर हमने ये देखना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट इन चारों क्राइटेरिया को पूरा करती है, तो ये फाइनल नहीं हुई अभी, अभी आपने और चेक्स लगाने हैं, और वो चेक्स क्या है? अब आपने क्या करना है, एडवांस क्राइटेरिया देखना है। आपने हर चीज को इस तरह से वेरीफाई करना है कि कहीं पे आपको कोई भी चीज इस तरह की ना लगे कि आपको लगे कि यार ये चीज तो जो है वो मुझसे गलत फैसला हो गया। आपने चीजों को वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। पहला काम क्या करना है, टॉप 3 प्रोडक्ट कीवर्ड टुगेदर हैव 100,000 मंथली सर्चेस। आपने क्या करना है, अब सर्च वॉल्यूम देखना है। सर्च वॉल्यूम से क्या मुराद? सर्च वॉल्यूम से मुराद ये है कि जो अमेजोन पे लोग इस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं, आप उसकी जो टॉप के जो कीवर्ड्स हैं, अभी हम उनके बात करेंगे, अमेजोन पे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप करते हैं। उनका जो सर्च वॉल्यूम है ना मंथली, 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और अगर वो 1 लाख से ज्यादा है तो उसका मतलब क्या है? हमने उसकी डिमांड को वेरीफाई कर लिया कि यार प्रोडक्ट तो मतलब डिमांड है, लोग सर्च कर रहे हैं। अगर उसकी डिमांड, 3 जो प्रोडक्ट के जो टॉप 3 कीवर्ड्स हैं उनकी डिमांड यानी उनकी जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उसकी इतनी डिमांड है कि आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंट एंड सफिशिएंट डिमांड। आपने ये देखना है कि जो डिमांड है वो सीजनैलिटी नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि भाई 2 महीने तो उसकी डिमांड है और 10 महीने उसकी डिमांड नहीं है। ये हमने उसका पूरा जो है वो उसका सीजनैलिटी वेरीफाई करनी है। इसके ऊपर भी हम टूल्स के जरिए बात करेंगे। तीसरी चीज, लिमिटेड कंपटीशन, बेचने वाले बहुत ज्यादा ना हो, ये चीज आपने चेक करनी है। ये एडवांस क्राइटेरिया। चौथा पॉइंट, नो बिग ब्रांड इन द प्रोडक्ट कैटेगरी, कि कोई ऐसा बड़ा ब्रांड डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेशन से क्या मुराद है? अगर आप Amazon पे कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आपने जैसे मैंने आपको कहा कि आप बेचना चाहते हैं जो है वो प्लास्टिक की वाटर बॉटल बेचना चाहते हैं, आप Amazon पे जाते हैं, चेक करते हैं, आपको आता है जी कि उसके जो Amazon खुद भी प्रोडक्ट, ये आपकी प्रोडक्ट बेच रहा है,
और उसके बाद आपने देखा है कि कुछ 2, 3, 4 ब्रांड ऐसे हैं कि जिनकी लाखों में सेल्स है और बाकी जो ब्रांड्स हैं वो इतना ज्यादा नहीं बेच पा रहे। तो इसका क्या मतलब है कि लोग बिग ब्रांड्स के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एक ऐसा ब्रांड है, एबीसी ब्रांड है, कि जिसके पास 8-10 हजार रिव्यूज हैं, जिसके महीने की को 10-12 हजार आइटम्स की सेल्स हो रही हैं। और इस तरह के 3-4 ब्रांड और हैं, किसी की 10,000 सेल है, किसी की 8,000 सेल है, किसी की 9,000 सेल है, किसी की 15,000 सेल है। और उसके बाद आपने देखा कि कुछ ऐसे हैं कि जो किसकी 100 है, किसी की 200 है। तो ब्रांड डोमिनेशन हो गई। ऐसी मार्केट में जब आप एंटर होंगे जिसमें बिग ब्रांड बेच रहे हैं, जैसे आप कहते हैं जी कि मैंने जॉगर्स बेचने हैं और आपको पता है कि नाइकी ऑलरेडी आपका कंपेटिटर है, एडिडास आपका कंपेटिटर है, रीबॉक आपका कंपेटिटर है, और ये इतने एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हैं कि जिनकी हजारों आइटम्स यानी लाखों आइटम्स मंथली बिक जाती हैं। और आप कहते हैं जी मैंने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है एबीसी जॉगर्स, एबीसी शूज के नाम से, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आएंगे, फिर भी ब्रांड डोमिनेंट है इसके अंदर, आप नहीं उसको बेच सकेंगे। आप टेलीफोन लॉन्च करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मैंने सेल फोन बेचना है, आपको पता है कि एप्पल बेच रहा है, सैमसंग बेच रहा है और बड़े बड़े ब्रांड बेच रहे हैं। तो ये ब्रांड डोमिनेंसी है। ब्रांड जब जिसमें कुछ ब्रांड डोमिनेंट कुछ कैटेगरीज में होते हैं तो नए बंदे को उसमें नहीं जाना चाहिए, वो नुकसान कर बैठता है। पांचवी जो चीज है, पांचवा जो क्राइटेरिया है एडवांस, हाई प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट बिक रही है $25 की और वो सोर्स हो रही है $5 में, तो यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन की जब हम बात करते हैं ना, तो 30% तक, 30% से कम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए शुरू में। ये क्राइटेरिया है। अब अगर आप कहेंगे जी कि मुझे $5 की चीज मिल रही है, $25 की बिक रही है, तो भाई मेरे पास तो 80% मार्जिन है। वो 80% मार्जिन नहीं है। अभी आपने चीजों को कैलकुलेट नहीं किया। आपका जो जो आपको आप कह रहे हैं ना कि आपको $5 की चीज है और $20 आपके बच रहे हैं, 20 में से आप $10 तो समझ लें अमेजोन ने ले जाना। अब आपके पास बचने हैं $10। उन्हीं $10 में से बाकी एक्सपेंस भी आपने कर रहे होने हैं, एफबीए की फीसें भी आपने देनी है, आपने एडवर्टाइजमेंट भी रन करनी है, सोशल मीडिया कैंपेन्स भी रन करनी है, गिव अवेज भी देने हैं, पीआर एक्टिविटीज भी करवानी है, बाकी चीजें भी सारी करानी है। तो आपको अल्टीमेटली बचने वही $4-5 ही है। $5 की चीज खरीदी, $25 की बिकी, प्रॉफिट मार्जिन आपका 5 ही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अच्छा जी चलो मैं इस तरह करता हूँ कि $25 की बिक रही है, अगर मुझे $10 में भी मिल जाए तो मुझे $15 बच रहे हैं, वो $15 नहीं बच रहे भाई। वो अगर आप इतना कम मार्जिन आपका रखेंगे तो फिर आपको आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम अगली क्लासेस में सीखेंगे कि आप मार्जिन कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं, कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने $5 की अगर चीज खरीदी है तो कितने डॉलर की मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन हमारी अगली क्लासेस में होगी, उसको भी हमने डिस्कस करना है। लुक फॉर एन एब्सक्योर प्रोडक्ट। कोशिश करें कि कोई ऐसी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें कि जिसके बारे में मतलब बहुत ज्यादा लोग बेच ना रहे हो उसको। ये काम है जो इंपॉर्टेंट चीज है। यानी एक डिफरेंट प्रोडक्ट होनी चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंट होनी चाहिए, सेलर इतने ज्यादा नहीं हो लेकिन लोग उसको सर्च कर रहे हैं, डिमांड हो उसकी, लेकिन बेचने वाले कम हों, तो उसको हम ऑब्सक्योर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये थोड़ा हमने देखना होता है कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी होती है कि जिसकी डिमांड हो, लेकिन जिसको अभी बहुत ज्यादा लोग या कोई बेच ही नहीं रहा या कोई एक आधा बंदा बेच रहा है, और उसके भी उस पे भी जो है वो काफी गुंजाइश है बेचने की, तो ऐसी प्रोडक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। ये है जी जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, ये है हमारा एडवांस क्राइटेरिया। यानी आपने पहले बेसिक क्राइटेरिया के 4 पॉइंट्स देखे, वो पूरे हुए, फिर आपने एडवांस क्राइटेरिया के 6 पॉइंट्स देखे। अगर आपकी प्रोडक्ट उन क्राइटेरियाज पे भी पूरी उतर रही है तो फिर एक सीक्रेट सॉस है। अभी भी आपने फाइनल नहीं की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फाइनल करने के लिए अब फाइनल चेक आपने करना है। आपने क्या करना है, फाइंड अ प्रोडक्ट दैट सेल्स वेल डिस्पाइट पुअर रेटिंग।
यानी जब कोई बंदा बेच रहा होता है तो उसकी रेटिंग होती है अमेजोन के ऊपर। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अमेजोन पे प्रोडक्ट की रेटिंग क्या होती है, कि उसकी रेटिंग आपने चेक करनी है कि प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी रेटिंग कम है, यानी उसकी रेटिंग है जी 3.5, टोटल 5 स्टार रेटिंग होती है। आपने देखा कि यार लिस्टिंग की जो रेटिंग है वो 3.5 है, जो कि कम है। रेटिंग जो है वो 4 से ज्यादा होनी चाहिए। 4 से ऊपर जो रेटिंग है उसको हम कंसिडर करते हैं कि अच्छी रेटिंग है, अगर 4 से कम है तो हम उसको पुअर रेटिंग करते हैं। हमने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड कर ली जिसके ऊपर लिस्टिंग के ऊपर जो रेटिंग है वो 3.5 है, लेकिन सेल फिर भी होती जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट, लेकिन लोगों की जरूरत है और बहुत ज्यादा लोग इसको बेच नहीं रहे। अगर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए तो गोल्ड माइन आपके हाथ लग, फिर तो आप समझ लें कि आपने ऐसी प्रोडक्ट फाइंड कर ली है कि जिससे आप अच्छा पैसा बना सकें। दूसरी चीज, एंटर अ नीश दैट इज लेस मैच्योर। आपने एक ऐसी नीश में जाना है, ऐसी कैटेगरी की प्रोडक्ट आपने बेचनी है कि जो अभी इतनी ज्यादा मेच्योर ना हो। मेच्योर कैटेगरीज क्या होती है कि जो जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हो, जिसके बेचने वाले भी बहुत हों, जिसकी सेल्स भी बड़ी अच्छी हो रही है, लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो मेच्योर हो गई है। अगर कोई आपको ऐसी नीश मिल जाए, ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए, कोई ऐसी कैटेगरी में प्रोडक्ट मिल जाए कि जिसकी डिमांड अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हो, ये ट्रेंड हम देख सकते हैं कि कुछ चीजें जिनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है, ट्रेंड सेट होता जा रहा है। अगर कोई ऐसी नीश में आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दो चीजें आपकी सीक्रेट सॉस मैंने बता दी कि एक तो आपने देखना है ऐसी प्रोडक्ट जिसकी रेटिंग कम है लेकिन बिक अच्छी रही है। दूसरा आपने ये देखना है कि जो इतनी ज्यादा मेच्योर नीश नहीं है, यानी जिसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, अभी टॉप पे नहीं है, बढ़ती जा रही है, मेच्योर हो रही है नीश, तो उसमें आप अगर काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टे अवे फीचर्स, किन प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है? स्टे अवे फीचर्स क्या है? रिव्यूज। जब भी हमने देखना है रिव्यूज, देखने कि भाई हमारे रिव्यूज क्या है। रिव्यूज जो है, अगर प्रोडक्ट के रिव्यूज 1000 से ज्यादा हैं तो आप उस प्रोडक्ट को हाथ नहीं डालेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने तो वो प्रोडक्ट देखनी है जिसमें आपके जो रिव्यूज हैं, रिव्यूज आपके अगर 100 से कम रिव्यूज आपको मिल जाते हैं तो दैट इज एन आइडियल प्रोडक्ट फॉर यू। और अगर उससे ज्यादा रिव्यूज हजारों में है तो आपके लिए बीट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एज अ न्यू सेलर आपने ये देखना है कि आपने वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है जिसमें रिव्यूज 100 से कम कम है। कुछ 75 से भी नीचे रिव्यूज अगर मिल जाए, 50 से नीचे मिल जाए तो कमाल है, 75 तक भी ठीक है, इवन 100 से भी नीचे अगर रिव्यूज हैं तो दैट इज बीटेबल, उसको आप बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि जो आपका जो जिसको आप कम्पीट करना चाह रहे हैं, जिसको आपने टारगेट किया कि ये जो कंपेटिटर है ये मेरा टारगेट है कि इससे ऊपर मैंने आना है, तो भाई 1000 रिव्यूज लाने में आपको कम से कम जो है वो को 2 साल लग जाएंगे। अब ये जो 2 साल क्या करेंगे, गिव अवेज तो नहीं 2 साल लेते रहेंगे। हाँ, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ आएंगे तो 100-200 रिव्यूज लाना कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप वो आपके लिए डुएबल है। इसलिए अगर किसी प्रोडक्ट को आप देख रहे हैं और आपने टारगेट किया कि इस कंपेटिटर को मैंने बीट करना है, उसके अगर रिव्यूज 100 से कम है, 75 से कम है, 50 से कम है, आइडियल है। यानी आप 3 चेक कर ले, 50 से कम है बहुत जबरदस्त, 75 तक फिर भी ठीक है, 100 तक भी आप उसको टारगेट कर सकते हैं। Amazon फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ब्रांड, अगर FBA है तो इसका क्या मतलब है कि अमेजोन के वेयर हाउस में चीजें पड़ी हैं। अगर FBM है तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट को बीट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस वो प्राइस कम दे सकता है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा सेलर, छोटा सेलर कभी भी FBM नहीं करता, वो छोटा सेलर FBA करेगा क्योंकि FBM करने के ऊपर सारी जो वेयर हाउस की जिम्मेदारी है, शिपमेंट की जिम्मेदारी है, रिटर्न की जिम्मेदारी है, हर चीज सेलर की जिम्मेदारी बन जाती है और नया सेलर कभी भी उसमें नहीं आएगा। FBM वाले को compete करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने कोशिश करना है कि जो फ्रेजाइल चीज हो, नाजुक चीजें हो, ग्लास हो, सिरेमिक्स प्रोडक्ट्स हो,
उनको आपने अवॉइड करना है एज अ न्यू सेलर। चौथी चीज, प्रोडक्ट विद मल्टी पार्ट्स, चेस, लेटर बोर्ड्स, इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है कि अगर जो है वो शिपमेंट के दौरान कोई जो है वो चीज़ हिल जाती है, प्रोडक्ट की कोई पार्ट मिस हो जाता है, तो वो बैड रिव्यूज आने के चांसेस हैं। गेटेड आइटम्स, अब ये गेटेड आइटम्स क्या होती हैं? ऐसी आइटम्स होती हैं कि जिनको बेचने के लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसकी कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हैं अमेज़न को, और अमेज़न फिर आपको इजाज़त देता है कि आप वो चीज़ें बेच सकते हैं। हाँ, गेटेड प्रोडक्ट्स को अनगेट कराने का एक प्रोसेस है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो डेली गेटेड प्रोडक्ट्स में करते हैं, उसमें प्रॉफिट मार्जिन और कंपटीशन ज़रा कम होता है, क्योंकि हर बंदा गेटेड प्रोडक्ट्स को बेचने से अवॉइड करता है। लेकिन उसको अनगेट कराना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एज अ न्यू सेलर अगर आपने पहली प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप कोशिश करें कि गेटेड आइटम्स की तरफ ना आ जाएं। गेटेड आइटम्स का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स, ऐसी आइटम्स जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो, उनको आप अवॉइड करें। उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी आइटम्स। ऐसी आइटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, बैटरी जिसमें हो, उनको भी अवॉइड करें। पेटेंट एंड लीगल इश्यूज, कोई भी प्रोडक्ट आपने बेचनी है, अगर किसी ने पेटेंट करवाई हुई है, आप उसको नहीं बेच सकते, उस डिजाइन को नहीं बेच सकते। आपने प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले लीगल इश्यूज चेक करने हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी कि जो ऑलरेडी को बंदा बेच रहा है, आपने ये पता किया अच्छा जी वो चाइना से मंगवा रहा है, आपने भी चाइना से मंगवाई, सेम एज इट इज वही प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दी, क्या होगा? थोड़ी देर बाद आपको, जैसे आपकी चीज बिकना शुरू होगी, आपको जो है वो नोटिस आ जाएगा कि जनाब ये तो पेटेंट आइटम है जो आपने बेच रहे हैं, तो ये आपकी जो लिस्टिंग है वो बंद हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आपने जब प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमने चेक करना होता है कि ये पेटेंट तो नहीं है। पेटेंट किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो भी उसका पूरा तरीकाकार है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। स्ट्रेटजी है जी, पहली स्ट्रेटजी क्या है जो कामयाबी के लिए है? ये नाम है इसका ताकि इसको याद रख सकें। दैट क्रीपी प्रोडक्ट सेल लाइट लाइक हॉट केक। क्रीपी प्रोडक्ट का मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसके बारे में लोगों के रिव्यूज अच्छे नहीं हैं, उसको क्रीपी प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन फिर भी वो बिक रही अच्छी है, जो भी मैंने पहले भी डिस्कस किया। ऐसी अगर प्रोडक्ट आपको मिल जाए, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च करें। ये गोल्ड माइन है आपके लिए, यहां से आपको प्रॉफिट मिलेगा। दूसरी, द न्यू बीस्ट ऑन द ब्लॉक। अब द न्यू बीस्ट ऑन द ब्लॉक का क्या है कि आप ये चेक करें कि अमेजोन पे न्यू अराइवल कौन सा है, न्यू न्यू लॉन्चेस कौन सी हैं। आपको पता है कि अगर कोई अमेजोन के ऊपर कोई नई चीज आ रही है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो ट्रेंड उसका चीजों का बन रहा है, तो आप भी वो चीजें बेच सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है कि लोग चेक करते हैं कि न्यू अराइवल कौन सी हैं और उसी तरह की प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। इसका मतलब है कि वो नीश अभी मेच्योर हो रही है, तो आप भी उस पर दाखिल हो सकते हैं। तीसरी चीज, गिव मी योर लंच मनी AKA स्पाई ऑन प्राइवेट लेबल सेलर। यानी आप दूसरे जो प्राइवेट लेबल सेलर हैं उनको स्पाई करें, उनको आप देखें, उनकी प्रोडक्ट्स देखें कि वो कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उसका एनालिसिस करें। आप उसको देखें कि दूसरे अगर बना रहे हैं प्रॉफिट, तो अगर मार्जिन है उसमें, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं है, आप उसको जो है वो कम प्राइस पे बेच सकते हैं और अच्छी क्वालिटी आप दे सकते हैं, तो आप वो प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होना चाहिए। अगर आपका कट थ्रोट कंपटीशन होगा, ऐसे कंपटीशन में अगर आप दाखिल होंगे, तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। आखिरी बात है जी, कॉमन मिस्टेक वाइल प्रोडक्ट हंटिंग। जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च होती है, तो आमतौर पे लोगों की गलतियां क्या होती हैं? चूजिंग अ वेरी स्मॉल नीश। कोई ऐसी नीश नहीं आपने चूज करनी कि जिसमें मार्जिन ही बड़ा कम हो, बहुत स्मॉल नीश हो, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसमें चीजों को सेल करना। सेटिंग अप प्रोडक्ट फॉर एन एक्सट्रीमली लो प्राइस। आप अगर बेच ही प्रोडक्ट जो है वो कहते हैं $10 की आप बेच रहे हैं, भाई $10 की अगर आप बेच रहे हैं, तो $10 की जो प्रोडक्ट में आपको बचेगा क्या? आपको शायद उसमें चीजें ना बचे, प्रॉफिट आपको मुश्किल हो जाए आपके लिए। तो आपने जो है वो जस्ट बिजनेस फॉर द सेक ऑफ बिजनेस नहीं करना, बिजनेस फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट करना है। तो आप कोई, जैसे मैंने रेंज आपको बताई कि $15 से $50 के दरमियान अगर उसकी प्राइस है, तो दैट इज गुड।
आप 15 से नीचे की अगर प्राइस हो तो वो लो प्राइस होती है, उसमें मार्जिन ही नहीं होता, तो ऐसा बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं। सेलिंग अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि जो लोग बेच रहे हैं आपने भी वही बेचना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या किया आपने, कोई नई चीज तो ऐड ही नहीं की भाई, अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आप। जब आप अनडिफरेंशिएटेड बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई यूएसपी नहीं है, आपकी कोई वैल्यू एडिशन आपने नहीं की। तो लोग आपसे क्यों खरीदें? जब लोग पहले 10 सेलर से खरीद रहे हैं और सेम वो कॉपी कैट आपने किया कि सेम प्रोडक्ट वो लॉन्च कर दी, तो लोग आपसे क्यों खरीदेंगे? यू नीड टू ऐड वैल्यू, तब आपको फायदा होगा। तो वैल्यू एडिशन के बगैर कोई फायदा नहीं है। नॉट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन। आपने प्रॉफिट मार्जिन नहीं कैलकुलेट किया, जस्ट एक्साइटेड हो गए जी कि 15-20 डॉलर की, $15 की बिक रही है, $5 की आ रही है, $10 का प्रॉफिट है। और जब कैलकुलेट किया प्रॉफिट तो पता चला कि आपको तो $15 की बजाय $16 आपका जो है वो प्रोडक्ट आपको पड़ रही है। इसके बेशुमार एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी हमने मार्जिन जब कैलकुलेट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। फेलिंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आए। देखिए आपने फीचर्स जो ऐड करने हैं वो तो इम्प्रूवमेंट के जो फीचर्स होंगे वही ऐड करेंगे ना। एक चीज को आपने इम्प्रूव किया ही नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग दूसरे सेलर्स को छोड़ के आपकी तरफ आए? वो तभी आएंगे जब आप प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करेंगे। फाइनल थॉट ये है जी कि मीट ऑल क्राइटेरिया। अगर आप प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो तमाम क्राइटेरिया पे, बेसिक, एडवांस और सीक्रेट सॉस जो मैंने बताई है, और कम से कम बेसिक और एडवांस क्राइटेरिया को मीट करती हो। वैलिडेट योर आइडियाज। अपने आइडियाज को वैलिडेट करें। वैलिडेशन के ऊपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। कॉस्ट को कैलकुलेट करें, फी कैलकुलेट करें कि कितनी फी है। एंड कीप ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ योर रिसर्च डाटा। जो आपकी रिसर्च है उसके डाटा को ऑर्गेनाइज रखें ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकें। अदरवाइज बाद का डाटा आपके पास ऑर्गेनाइज नहीं होता तो आपको फिर उस तरह कोई फायदा नहीं होता चीज़ों का। अच्छा जी, एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट रिसर्च है, प्रोडक्ट वैलिडेशन है। प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर हमने बात कर ली है। वैलिडेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करेंगे। जो पेड टूल है जिसमें जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, वायरल लॉन्च है, इनके ऊपर हमने बात करनी है। लेकिन अभी जो मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग की जो प्रैक्टिस करवाऊंगा वो हीलियम 10 को हम यूज करेंगे। हीलियम 10 एक ऐसा पावरफुल टूल है कि आप इसी हीलियम 10 के जरिए जो है वो सारे काम कर सकते हैं। ये पेड टूल है और जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। हमारे पास तो हमने एजेंसी की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, उस पर मैं आपको इसकी ट्रेनिंग जरूर करवा दूंगा। ये था जी आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने प्रोडक्ट हंटिंग की बात की। अगला हमारा लेक्चर प्रोडक्ट वैलिडेशन पे होगा। हम वैलिडेट करेंगे प्रोडक्ट को कि क्या ये वाकई प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसको लॉन्च किया जा सके, कि जिसको नहीं, प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद मैं हीलियम 10 के टूल के ऊपर और अमेजोन के जाके मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट्स को किस तरह से आप सर्च करते हैं और किस तरह चीजें जो है वो होती हैं।